हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे सर, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का अपना लेक्चर नंबर 1, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फटाफट मुझे सही बच्चे बताएंगे क्या आपको मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है, क्लियर आ रही है? फिर हम स्टार्ट करेंगे सर आज का अपना लेक्चर 1। बहुत सारी बातें होंगी सर, इंट्रोडक्शन होगा आपका, मेरा और सब्जेक्ट का। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फटाफट बताएं सभी बच्चे, सर आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करें बेटा फटाफट कमेंट करके, देन वी विल स्टार्ट। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया सर। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 1। तो बेटा आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, सीए इंडिया सर ग्रुप 2 आपका पूरा ग्रुप 2 करा रही है लाइव, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम और कपिल सर पढ़ाने वाले हैं आपको ऑडिट। तो कपिल सर का सर ऑडिट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 18 मई से, और सर कॉस्ट एंड एफएम हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों लेट स्टार्ट करें? क्योंकि कई बच्चों की सर ग्रुप 1 की क्लासेस रह गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा चलो उनको टाइम देते पहले कंप्लीट करने का, और आज हम अपना कॉस्ट एंड एफएम का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना, लेके प्रभु का नाम, जय श्री गणेश। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरे किसी बच्चे का मैसेज आया है सर। चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। कई बच्चों को तो मेरे बारे में पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं फटाफट अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेटा मेरा नाम है सी एम अग्रवाल। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर तभी बोल रहा हूँ मैं अपने नाम से पहले सीए, और आपको भी बेटा इन 2 अक्षर के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप भी अचीव करोगे, ठीक है। तो बेटा मेरा नाम है सी एम अग्रवाल। मुझे बेटा टोटल 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस। मैंने सर काम किया है बिग फोर्स के अंदर। कौन कौन सी बिग फोर के अंदर? बेटा केपीएमजी के अंदर और ईवाई के अंदर मैंने बहुत काम किया है 13 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और बेटा इन 13 साल के काम करने के दौरान मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ड्यूरिंग दी कोर्स, ठीक है। ओवर दीज 13 ईयर्स, अगर आपने कभी कपिल सर की क्लास देखी हो तो उन्होंने ही बताया होगा, बेटा मैंने अप्रॉक्स 1000+ इंगेजमेंट्स करे हैं और 500+ क्लाइंट्स करे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं, कंपेयर करूं तो बेटा नॉर्मली 12-13 साल में एक बंदा 300-400 एंगेजमेंट करता है, 500 एंगेजमेंट करता है, लेकिन मेरे अप्रॉक्स 1000 एंगेजमेंट हो रखे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बेटा जो मेरा पार्टनर था ना, उसको मेरे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, ठीक है। तो अगर उसके 100 में से 80 क्लाइंट होते थे ना भसड़ वाले, तो कहता था भाई मुझे अमन चाहिए अपने क्लाइंट पे, जिसमें भी भसड़ मची, चाहे मैं एग्जैक हूँ, चाहे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, चाहे मैं मैनेजर हूँ, चाहे मैं सीनियर मैनेजर हूँ, चाहे मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, मैं मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व रहता था अपनी टीम के, अपने पार्टनर के, ठीक है। इवन कपिल सर भी जो आपके जितने एंगेजमेंट करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व रहता था, ठीक है जी। तो सर इस वजह से बेटा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और अगर क्लाइंट्स की बात करें, आप कहोगे सर आपने 500 क्लाइंट्स करे हैं। बेटा 500 क्लाइंट्स यानी कि 500 कंपनीज, ठीक है, 500 कंपनीज में मैंने काम किया है। तो आप कहोगे सर बड़ी छोटी छोटी कंपनी रही होंगी। तो बेटा उन छोटी छोटी कंपनियों का अगर मैं आपको फटाफट से कुछ छोटी छोटी कंपनियों के नाम बताऊं, तो बेटा अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करोगे तो मैंने हीरो पे काम किया है, जिसका 36,000 करोड़ का टर्नओवर था, ठीक है। मैंने होंडा पे काम किया है सर, जिसका अगेन 30-35,000 करोड़ का टर्नओवर था। सर मैंने भारत पेट्रोलियम पे काम किया है, जो 10 साल पहले किया था बेटे, उस टाइम उसका टर्नओवर था 3 लाख करोड़। आज तो पता नहीं कितना हो गया होगा सर, पेट्रोल के दाम तो बहुत ऊपर पहुंच गए, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने अमेजॉन का ऑडिट किया है, मेक माई ट्रिप का ऑडिट किया है, एविएशन में लुफ्थांसा का ऑडिट किया है, और भी बेटा बहुत सारे ऑडिट करे। अगर आप चलो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड उठाए तो मैंने एडुकॉम का ऑडिट किया 3 साल, ठीक है। तो बेटा इतनी सारी कंपनियों का मैंने ऑडिट करा है, इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल, ठीक है जी। हम सर कॉस्ट और एफएमएसएम के जरिए आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऑडिट आपने करा है, ये हमें कॉस्ट एंड एफएमएसएम में कैसे हेल्प करेगा? तो बेटा जब आप ऑडिट करते हो, अभी आप ऑडिट पढ़ोगे जब कपिल सर से या किसी भी टीचर से, तो आपको समझाएंगे कि सर जब हम ऑडिट करते हैं तो हर कंपनी का हमें बिजनेस समझना पड़ता है, उनके प्रोसेसेस समझने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन वॉक थ्रूज, ठीक है। उसमें सर हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है हर कंपनी के बारे में कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, कैसे मैं बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक इंडस टावर करके कंपनी करता था, छोटी सी कंपनी थी, जिसके 35,000 करोड़ के टर्नओवर एसेट्स थे, और 16,000 करोड़ का लगभग उसका टर्नओवर था, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती थी? वो कंपनी बेटा टावर लगाती थी, और पूरे वर्ल्ड की बेटा नंबर 1 कंपनी थी वो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सर टावर के मामले में नंबर 1 कंपनी थी, क्योंकि उसके पास 1.5 लाख से ज़्यादा टावर थे, ठीक है। तो बेटा जब हम उसकी ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन में जाते थे, तो आप ये मान के चलो सर एक से एक धुरंधर बंदा आया हुआ होता था।
आपने नाम सुना होगा सी अखिल गुप्ता का, नहीं सुना होगा तो गूगल करके देखना सर, ये एयरटेल के CFO है काफ़ी टाइम से, ठीक है। और बेटा जब इनके सामने हम ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन देते थे तो खाली नंबरों पे बात नहीं होती थी, बिजनेस प्रोसेस पे बात होती थी, वैल्यू एडिशन पे बात होती थी, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं वो सजेशन उन्हें प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सर बहुत सारी ऑडिट कमेटी, बहुत बड़े बड़े CFO CEOs के साथ उठना बैठना, साथ में सर उनके साथ डिस्कशन करना, तो वही सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग सर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ लेके अपना सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है। इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है बेटा, देखो इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया है, और न्यू कोर्स लॉन्च करके उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है। क्या चीज़ क्लियर कर दी है? कि भैया रटने वालों का काम नहीं चलेगा, जो समझ के आया है उसका काम चलेगा। आप पेपर देख लो सर मई 24 को उठा के, आपको सिंपल समझ चल जाएगा। अब सर वो पैटर्न नहीं रहा कि भैया फॉर्मूले पढ़ो, क्वेश्चन समझो, सॉल्व कराओ, हो गया काम, नहीं। अब बेटा आपको एक एंड आगे जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो बेटा उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, एक सेकेंड देना जरा मुझे, ठीक है जी। सर कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इन सब में सर क्या रोल है सर? हमें तो हर एक ने ये बताया कि भैया इसका तो आगे कोई काम ही नहीं आता, ठीक है जी, इसका तो आगे कुछ काम ही नहीं आता, क्या करोगे तुम? बस पढ़ो, नंबर लाओ, ख़त्म करो। तो बेटा मैं आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट की। आप कहोगे सर नाम सुन के ऐसा लग रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर लग रहा है CA छोड़ के MBA की क्लास में आ गए, ठीक है। तो बेटा ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करो, आप ग्रुप 1 ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ग्रुप 1 में क्या था आपका? सर हमारी अकाउंटिंग थी, हमारा DTIDT था, हमारा लॉ था, सर सारा टेक्निकल बेस था, ठीक है, सारा टेक्निकल बेस था। अगर आप ग्रुप 2 को देखो तो ग्रुप 2 में आपका सारा मैनेजमेंट बेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपको क्या करना चाह रहा है इंस्टीट्यूट? इस ग्रुप में चाहता है सर इंस्टीट्यूट कि आप हर फील्ड के अंदर फ्लरिश करें, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट का, क्योंकि बेटा आज की डेट में CA का रोल इतना ज़्यादा डायनामिक हो चुका है, इतना ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है कि आप खाली टेक्निकल चीज़ों पे स्टिक नहीं रह सकते, ठीक है, ठीक है, उस पर आप स्टिक नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। और बेटा कभी भी ऐसा मत सोचना, अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है तो उससे कह देना भैया अमन सर से बात कर लो, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इन सब्जेक्ट से आगे कोई काम नहीं आता। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने अपनी अक्रॉस दी आर्टिकलशिप, आफ्टर आर्टिकलशिप, जब मैं सीनियर मैनेजर था, हमेशा इन चीज़ों को अप्लाई करा है। वो हम ड्यूरिंग द कोर्स बात करेंगे कि कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम वापस आते हैं सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए मैं कुछ CA से आपको मिलाना चाहता हूँ, इन पर्सन नहीं, खाली फोटो लेके आए बेटा उनकी, इन पर्सन तो पता नहीं मैं उनसे आपको कब मिला पाऊंगा। मैं आपको जरा कुछ CA से मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। फटाफट मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, आपको दिख रहा है तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में कौन है सर? सबसे पहले लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, सर अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन्होंने क्या सर अकाउंटिंग यूज़ करी अपने करियर में? क्या इन्होंने DTIDT यूज़ करा अपने करियर में? क्या इन्होंने सर लॉ यूज़ करी अपने करियर में? नहीं सर, इन्होंने यूज़ करी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। इन्होंने यूज़ करी सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अपने आप में सर इतने बड़े पर्सनैलिटी बने इन इंडिया। इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता सर इन्हें, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इनको तो आप जानते ही हो, मिस्टर अमन गुप्ता, CA अमन गुप्ता, मेरे नाम से ये चलो, ठीक है। CA अमन गुप्ता बोर्ड के सर प्रमोटर हैं, ओनर हैं, ठीक है। इन्होंने ये स्टार्टअप फाउंड करा था, ठीक है। जब बेटा इन्होंने बोट लगाया, जब इन्होंने बोट स्टार्ट करा, इनका क्या था सर, इन्होंने बिजनेस बनाया जहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ हुई, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटा आप इन्हें बैठे हुए देखते हो शार्क टैंक पे, क्या करते हैं ये लोग? अच्छा भाई आपका टर्नओवर है 3 करोड़, मैं आपका वैल्यूएशन भैया 6 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकता। क्या सर बैठे बैठे इनके अंदर आत्मा ही उन्होंने बोल दिया 6 करोड़ का वैल्यूएशन? नहीं, इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज़ करा, ठीक है। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज़ करा। तो आप देखोगे आज की डेट पे जितने CA बिजनेसेस में जा रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस में जा रहे हैं, उनका फोकस ही सारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ सर। ये पहले बोर्ड का आपको पता होगा प्रोडक्ट्स पहले चाइना में बनते थे, ठीक है, पहले चाइना में बनते थे क्योंकि सर सस्ते बनते थे, वहाँ से बनवा के लाते थे, यहाँ पे बेच देते थे। अब इन्होंने क्या करा सर, इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 50-60% ये लोग अब इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग लगाई, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगाई कि भाई पहले मुझे कॉस्ट नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब पड़ रही तो अब मैं इंडिया में बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट सर आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं
आगे बिजनेस बनाने में। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको अमन गुप्ता के बारे में बताओ तो ये भी पहले JBL में नौकरी करते थे, JBL में जॉब करते थे, वहाँ से इनको आइडिया आया बोट स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार मुझे क्वालिफाई करते ही बिजनेस स्टार्ट करना, नहीं। मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूँ, चाहे आपको प्रैक्टिस में जाना है, ठीक है, चाहे आपको बिजनेस करना है, XYZ कुछ भी करना है, पहले एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आप देखोगे आपका जो लेवल बढ़ेगा ना, मैनी फोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, आप पहले दिन से प्रैक्टिस में लग जाओगे, उतना इफेक्टिव नहीं आएगा, 3-4 साल की जॉब के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। हाँ, किसी की यार ऑलरेडी जमी जमाई प्रैक्टिस हो तो बात अलग है। ठीक है जी। एक और है सर मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, ये भी सर CA, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनका तो पता ही है आपको सर, आदित्य बिरला ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप है इनका। ठीक है, इन्होंने ही पूरा सेटअप करा, तो आपको क्या लगता है इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करा होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या यार? पैसों का रख रखाव। ठीक है जी, पैसे कहाँ से आने हैं, किस प्रोजेक्ट में लगाने हैं, ये सब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाता है। ठीक है, अभी आप इंटर पे हो तो थोड़े छोटे लेवल पे सिखाएगा, फाइनल पे जाओगे तो और बड़े लेवल पे सिखाएगा, जब क्वालिफाई CA बन जाओगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे सिखाएगा। ठीक है जी, तो सर इन्होंने भी वही करा। अब आते सर हमारे राइट साइड पे भी हमने कुछ CA लिए हैं। ये है सर CA TN मनोहरन। तो बेटा अगर इनकी बात करूँ, ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और बेटा इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, इनका सर जो एरिया ऑफ एक्सीलेंस था, ठीक है, वो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट था, जहाँ पे सर हमारा ऑडिट आता है, DTD IDT आता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सर CA फ्लरिश कर रहे हैं दोनों ही फील्ड में, सिर्फ ना ही सिर्फ बिजनेस में, हमारे साथ टेक्निकल में तो है। इसके अलावा बेटा आपने देखा होगा पीयूष गोयल हैं, करंट मिनिस्टर हैं, सुरेश प्रभु है सर, ये पहले एक्स मिनिस्टर थे, ये भी सर CA थे। ठीक है, तो बेटा दो हमारी बेसिकली फील्ड है, एक है बिजनेस, एक है टेक्निकल। टेक्निकल में सर कई सारे टीचर्स हैं। ठीक है, हमारे गिरीश आहूजा सर हैं, जिनका सर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टैक्स वगैरह में। ठीक है, तो आपके पास सर ये दो एरिया हैं, दोनों सेगमेंट है, और इंस्टीट्यूट चाहता है आपको दोनों में तैयार रखे। क्योंकि बेटा इंस्टीट्यूट पे कभी आप ये मत सोचना कि कोई भी सब्जेक्ट है वो फालतू पढ़ा रहा है, ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत है। ठीक है, बस आपको चुनना है कि आपको किस एरिया में जाना है। ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, कंपैरिजन करना बनता नहीं है सर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो CAs हैं, ठीक है, इनकी नेटवर्क, और राइट हैंड साइड पे जो CA सर उनकी नेटवर्क, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 वाली मत जोड़ना। ठीक है, नंबर 1 वाली बात कर रहा हूँ, वो आपको पता ही है सर क्या फ़र्क है, उस पर ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया कि सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हमारी एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, किसी बिजनेसमैन को उठा लो यार, किसी बिजनेसमैन को उठा लो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चाहे उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो सर हमने आपको ये बता दिया छोटा सा बैकग्राउंड। चलिए जी, स्टॉक मार्केट गुरु करें, हाँ बेटा बिल्कुल वो स्टॉक मार्केट गुरु हैं। और हाँ, मैं बताता हूँ, जब हम FM की क्लासेस करेंगे तो हम भी सर कुछ ना कुछ लाइव ट्रेडिंग आपको करना सिखाएंगे। आपको मैं समझाऊंगा सर कैसे ट्रेडिंग करती है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, एक अच्छे लर्नेड ट्रेडर की तरह आपको उस पर काम स्टार्ट करना चाहिए। मैं बताता हूँ, जब बेटा हम लोग आर्टिकलशिप में थे ना, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था अनूप बलवानी। ठीक है, कभी अगर मौका मिला तो मैं आपसे मिलवाऊंगा। वो बंदा भाई दिन में 2 से 3 घंटा ट्रेडिंग करता था। उस टाइम हमारा आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड था 8,000, वो भाई उससे तिगना चौगना ट्रेडिंग से कमा लेता था। ठीक है, वो उससे तिगना चौगना ट्रेडिंग से कमा लेता था। ठीक है, तो आप लोगों को भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि हम ड्यूरिंग द कोर्स समझेंगे कैसे कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन पहले हम कुछ पढ़ लेंगे जिससे हमें सर उसको ट्रेडिंग करने में हेल्प भी मिले। चलिए, तो बेटा ये सारा हमारा डिस्कशन हो गया है। अब हम आगे चलते सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैच के बारे में। ठीक है जी, बैच के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ कॉस्ट एंड FM के बैच कैसे कैसे चलेंगे, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, वो सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा व्यूज़ की। बेटा अगर व्यूज़ की बात करी जाए तो हमारे 2 रिकॉर्डेड व्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे सभी बच्चों को। ठीक है, अगर आपने मेरा कॉस्ट एंड FM SM का बैच लिया है तो आपको 2 व्यूज़ मिलेंगे, प्लस लाइव आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब आपको सर लाइव अलग से परचेज नहीं करना है, लाइव हम हर बच्चे को देंगे, चाहे उसे रिकॉर्डेड चाहिए चाहे उसे लाइव चाहिए। ठीक है, लाइव पे इतना एम्फेसिस क्यों है बेटा? देखो, पूरा ग्रुप 2 आपका प्लान्ड है। ठीक है, कपिल सर पढ़ा रहे हैं ऑडिट, मैं पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग एंड FM SM। ठीक है बेटा, हम लोग आपको डेली लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोर्स लेट कंप्लीट हो, क्योंकि बेटा देखो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, जो रिकॉर्डिंग देखते हैं यार, वो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सोचा 15 अगस्त को मुझे ख़त्म करना है, तो उनका कोर्स ख़त्म होते होते 20 अगस्त 30 अगस्त इवन सितंबर तक पहुंच जाता है। ठीक है, उनका बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो लाइव का फ़ायदा बेटा क्या रहेगा कि आपके पास एक एज रहेगी, आपको डेली आना है, क्लास अटेंड करनी है, मेरे से बातें माननी है, अपनी बड़ी बड़ी बातें मारेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग आपकी रेगुलरिटी बिल्कुल बना के रखेंगे, डिसिप्लिन बिल्कुल बना के रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा होगा आपको लाइव का इसका। इसीलिए मैंने
लाइव अलग से चार्जेबल ही नहीं करा। मैंने कहा सब बच्चों को दो लाइव, जिसकी भी मर्जी है सर वो लाइव में आके जरूर देखें। ठीक है जी। इसके आगे सर बैच की ड्यूरेशन क्या रहेगी? सर सितंबर 24 वाले बच्चों के दिमाग में बड़ा डाउट रहता है सर बैच कब खत्म होगा, बैच कब खत्म होगा। तो बेटा बता देता हूँ, हम दोनों सब्जेक्ट में लगभग 70 क्लासेस लेंगे। हमारा टारगेट है कि हम 18 अगस्त तक ये बैच खत्म कर देंगे। एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 18 अगस्त के बियॉन्ड नहीं जाएगा आपका। तो जिन बच्चों को ग्रुप 2 देना है सितंबर 19 से उनके ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी बैच वेरी वेल एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको भी पूरा 1 महीना पड़ेगा अपना रिवीजन करने का। ठीक है जी। सर कब कब क्लासें होंगी? बेटा हफ्ते में 6 दिन होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है सर हम कोई भी दिन छोड़ने वाले, मैंने बताया डिसिप्लिन और रेगुलरिटी के साथ चलेंगे। हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी। लेक्चर का ड्यूरेशन क्या रहेगा? सर पहला दिन है तो थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन हाँ कल से सर हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा वो अप्रॉक्स 2.5 घंटे रहेगा। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइमिंग क्या रहेगी सर? बेटा टाइमिंग रहेगी हमारी कॉस्ट की 10 से 10:30 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, एफएम की सर टाइमिंग रहेगी 2 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो सर हम दिन में सारा निपटा लेंगे, शाम आपको देंगे अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। सर ऑडिट की भी टाइमिंग है। आप कहोगे सर ऑडिट की टाइमिंग से क्लैश हो रहा है, तो बेटा ऑडिट की टाइमिंग अभी 10-15 दिन बाद मॉर्निंग की हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ऑडिट की आफ्टरनून में क्लासेस है आपका कोई भी क्लैश नहीं आएगा। ठीक है, हम उस दिन एफएम की क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, एफएम की क्लास उस दिन होगी जिस दिन ऑडिट की नहीं होगी। ठीक है, वंस जैसा ऑडिट की क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी तो कॉस्टिंग एंड एफएम आपकी डेली चलेगी। ठीक है, तो कॉस्टिंग तो हमेशा डेली चलेगी, एफएम स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते आपकी ऑल्टरनेट चलेगी। ठीक है जी, तो ये टाइमिंग रहेगा। वैलिडिटी बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को रहता है यार मैं सितंबर की तैयारी कर रहा हूँ या मैं जनवरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो वाला अटैम्प्ट नहीं दूँ, उसका अगला वाला दूँ, तो क्या मेरे व्यूज़ एक्सपायर हो जाएंगे? नहीं बेटा, आपकी वैलिडिटी 12 महीने की है। मतलब अगले 3 अटैम्प्ट कवर हैं इसमें, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, 3 अटैम्प्ट आपके कवर हैं, तो आपकी क्लासेस तब तक वैलिड रहेंगी। तो अगर 1%, वैसे तो अगर आप मेरे साथ लाइव लोगे तो मैं आपको डेफर करने ही नहीं दूंगा। ठीक है, अगर 1% से डेफर हो भी जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते सर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है चैप्टर विद टेस्ट। बेटा जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं आप उनसे पूछना, ओवर 1000 स्टूडेंट्स को बेटा मैं इस चीज़ पे गाइड कर चुका हूँ, उनके टेस्ट करा चुका हूँ। ठीक है, हमारी बेटा क्लास में चाहे ऑडिट की लो, आप कॉस्टिंग की लो, चाहे एफएमएसएम की लो, तीनों में ही हमने सर एक चीज़ पक्की कर रखी है कि हर बच्चे का चैप्टर वाइज टेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है सर, आप साथ साथ में रिवाइज करते चले जाते हैं, अपना असेसमेंट करते चले जाते हैं और आपको एंड तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब टेस्ट ऐसा नहीं है कि हम आपको उठा के बुक छाप के दे देंगे कि भैया ये लो क्वेश्चन पढ़ लो, टेस्ट दे लो, अपने आप सेल्फ असेसमेंट कर लो। नहीं बेटा, विद इवैल्यूएशन होगा, आपको कॉपी चेक होके मिलेगी हर चैप्टर के टेस्ट की। मतलब सर पूरे ग्रुप 2 की आपको कोई टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपकी टेस्ट सीरीज सर इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। अब बात कर लेते हैं सर बुक्स की। चलो मैं बुक्स आपको दिखा देता हूँ, बुक्स के दर्शन भी करा देता हूँ। देखिए बेटा कॉस्टिंग में जो हमारी बुक्स होंगी, सबसे पहले होंगे 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इसमें सर आधे चैप्टर आपके मॉड्यूल 1 में होंगे, आधे चैप्टर मॉड्यूल 2 में होंगे। इसके अलावा बेटा एक आपको मिलेगी थ्योरी बुक, ठीक है, और एक मिलेगी रिवीजन बुक। रिवीजन बुक क्या होगी, थ्योरी बुक क्या होगी, वो अभी हम सब आगे देख लेंगे। सारी बुक बेटा आपको कलर मिलेगी, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। एफएमएसएम की बात करें तो बेटा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल होगा, एक बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल होगा, एक बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन बुक होगी और एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी बुक होगी। तो इन टोटल सर कॉस्टिंग की भी 4 बुक रहेंगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी 4 बुक रहेंगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम क्या करें एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ सर इस बार पेपर में आए थे, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो बेटा बताता हूँ। एमसीक्यू का सीधा सीधा इंडिकेशन है भाई, जो रट के आ रहे हैं वो सावधान हो जाएं, जो रट के आ रहे हैं वो सावधान हो जाएं, बच्चों को कंसेप्चुअली समझ के आना है। ठीक है, तो हमने एमसीक्यू को क्या करा है, कोई अलग से बुक नहीं बनाई है, हमने जितना भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी अपने मॉड्यूल्स में कवर करें, जिससे सर हम साथ में उन्हें कवर करते हुए चलें, बात की नहीं अलग से ना रखें। ठीक है जी, तो सारे एमसीक्यू आपके साथ के साथ हैंड टू हैंड कवर होते हुए चलेंगे। चलिए जी, ये हो गई बुक की बात हमारी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा आपके मॉड्यूल कैसे दिखेंगे। बेटा ये हमारा जैसे कॉस्टिंग का मॉड्यूल चैप्टर नंबर 1, इसमें सर हमारे 3 कैटेगरी में क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले होते हैं लर्निंग क्वेश्चंस, ठीक है जी, जो हम सारे क्लास में सॉल्व करेंगे। अब बेस्ट पार्ट आने वाला है, दूसरे हमारे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो बेटा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको होमवर्क में करके लाने हैं और अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको क्या करूँगा, जैसे आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए, मान लो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, तो अगले दिन आप वो 3 क्वेश्चन करके लाएंगे, फिर मैं चेक कराऊंगा कि आपके गलत हुए कि सही हुए हैं। देखो बेटा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे सकता था बाकी लोगों की तरह, लेकिन पॉइंट क्या है, जब तक आप हाथ से लिख के गलती नहीं करोगे ना, आप सीखोगे नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप अपना दिमाग चलाओ, सॉल्व करो। मैं तो अगले दिन कराऊंगा ही कराऊंगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, लर्निंग क्वेश्चंस मैं पहले कराऊंगा, आप बाद में करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप पहले करोगे, मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है जी, तो सर ये हमारा सेकंड सेक्शन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और ये एफएम और हमारा कॉस्टिंग दोनों में कॉमन पैटर्न रहेगा। बेटा तीसरा सेक्शन होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तीसरा सेक्शन होगा बेटा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, पिछले 12 अटेम्प्ट के हमारे सारे क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। इसकी भी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि भैया हमारा एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि जितना भी अभी तक आया है हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सर हमारा वो चीज़ भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से हम हर चैप्टर को बड़े बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो बेटा ये तो हो गई मेन मॉड्यूल की बात। अगर रिवीजन बुक की बात, चलो पहले थ्योरी की कर लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपको कलर्ड थ्योरी बुक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे सारे सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे थ्योरी है, जो कि हमारी क्लास में ही कवर होगी, कुछ अलग से इसके लिए नहीं करना है। ठीक है, तो थ्योरी बुक आपकी ऐसे देखने वाली है। फिर बात करते हैं बेटा रिवीजन बुक की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपने कलर्ड हैंड रिटन नोट्स दिया आपको चैप्टर के। हर चैप्टर का आपको कलर्ड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको सर अपना जब जब चैप्टर पढ़ रहे हो आप इससे रिवाइज करते चले जाओगे। इसमें जो भी आपको नोटिंग करनी है कर लोगे। ये आपकी एक पतली सी बुक, ठीक है, हमेशा हैंडी रहेगी कि कभी भी मुझे रिवाइज करना है तो मैं 4-5 घंटे लगा के रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारी सर रिवीजन बुक रहेगी। इसमें आप देखोगे जैसे चैप्टर वाइज मैंने कलरफुल आपके लिए नोट्स बना रखे हैं रिटर्न। तो बेटा इस तरीके से आपकी सारी बुक्स दिखने वाली है। ठीक है जी, बुक पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम चलेंगे आगे। चलिए यहाँ तक मैं फटाफट एक पॉज लूंगा, किसी बच्चे को बुक में कोई डाउट है मुझसे पूछ ले, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा हमने बुक्स का डिस्कस कर लिया है। अब बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे बच्चों को परेशानी आती है और हमने मेक श्योर करा है कि वो हमारे बैच के अंदर ना आए। बेटा आप किसी भी बच्चे से पूछ रहे हैं जो आपके सीनियर्स रह चुके हो पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्वेरी रिजॉल्व करने में कि सर उनका क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने अपने बैच में क्या करा है, मतलब मैं क्या करता हूँ बेटा, क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना रखा है, बहुत ही इजी सिस्टम बना रखा है व्हाट्सएप। ठीक है बेटा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है और इससे बाकी बच्चे भी कंफर्म कर सकते हैं जो मुझसे क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं कि बेटा आपकी क्वेरी 1 से 2 घंटे, कुछ घंटों के अंदर सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और वो कोई टीम नहीं बैठी सॉल्व करने के लिए, मैं ही आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो बेटा हमारा जो क्वेरी रिजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, क्योंकि देखो हर बच्चे को क्वेरी आती है। आप उस क्वेरी को 2-3 दिन लेके बैठे रहोगे, जब जाके रिस्पॉन्स आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारा बेटा एम रहता है क्वेरी हम आपकी सेम डे रिजॉल्व करें। और आप कितने बच्चे, जो भी बच्चे हैं मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि सर का क्वेरी रिजॉल्व करने का टाइम कितना जल्दी है। ठीक है जी, तो क्वेरी रिजॉल्व बेटा आपकी हम फटाफट करेंगे। उसके अलावा सर हमने आपसे बात करी लेंदी पेपर की। देखो बेटा कॉस्टिंग का पेपर आता है लेंदी, ये कोई नई बात नहीं है। आप हर अटैम्प्ट में सुनोगे बच्चों से के नाम मुँह से कि सर कॉस्टिंग का पेपर लेंदी है, लेंदी है, लेंदी है। तो बेटा जब पता है हमें, जब हमें पता है कि पेपर लेंदी आएगा तो हम क्यों वेट करें पेपर लेंदी आने का, उसकी हम पहले से प्रैक्टिस क्यों ना करें। ठीक है, तो बेटा लेंदी पेपर को कैसे टैकल करना है वो हम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर कवर करते हैं कि भैया जो बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज दे देगा उसे पेपर लेंदी नहीं लगेगा। और ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा एक फीडबैक के अंदर भी। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा और क्या चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, क्या सर क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका मेरा कोई नाता नहीं रहेगा? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेरी सपोर्ट आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आप पास नहीं कर लेते हो। उसके अलावा बेटा हम हर सब्जेक्ट का 30 आवर्स का एक रिवीजन कराते हैं,
जिसमें हम सारे कंसेप्ट रिवाइज कराते हैं प्लस बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराते हैं। ठीक है जी, तो वो सपोर्ट भी सर हमारा रहेगा। मतलब सर एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले आपको रिवीजन भी हुआ मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, बेटा मैं हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाता हूँ, मतलब जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, अराउंड 100+ क्वेश्चन थे, और आप यकीन ना मानो तो मैक्सिमम पेपर उन क्वेश्चंस के अंदर से आया था, किसी ना किसी तरीके से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी मैं शेयर करता हूँ। साथ में बेटा एग्जाम से पहले लाइव मैराथन भी रहती है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भैया तुमने क्लास ली, क्लास खत्म, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, ऐसा नहीं होने वाला जब बाकी जगह होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब पूरा कनेक्टेड रहेंगे थ्रू दिस। ठीक है, अगर आप देखो कुछ क्विक फीडबैक देखना चाहो तो जैसे सर आपका रिवीजन बहुत अच्छा था सर, टेस्ट प्रैक्टिस से फास्ट टाइम करने की हमें आदत पड़ गई थी सर, पेपर आपने बनाया था क्या। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमारा जो बैच था लास्ट टाइम का वो प्रूव हुआ है कि यार हमारा कितना इफेक्टिव बैच था। आप यहाँ पे देखो सर 130 क्वेश्चन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, मैं आपका यूट्यूब स्टूडेंट हूँ सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एमसीक्यू हमने पल भर में सॉल्व कर लिया। बेटा मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सर मैं अपनी टीम से आपसे कह रहा हूँ कि वो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे, नहीं, डायरेक्ट 1-to-1 मेरे से बात होगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फटाफट। जैसे अगर आप ये देखोगे, जैसे अगर मैं किसी बच्चे को ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे ये बच्चा है कोई संदीप। ठीक है, तो आप देखोगे ये बच्चा क्वेरी भेजता है। ठीक है, मैं वॉइस नोट से रिप्लाई करता हूँ, फिर ये बच्चा वॉइस नोट से क्वेरी भेजता है, फिर मैं इसे वॉइस नोट से रिप्लाई करता हूँ। इस तरीके से हज़ारों बच्चों की मैं क्वेरी रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है, तो आपकी भी क्वेरी बेटा ऐसे ही रिस्पॉन्ड होगी। और ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, आप किसी बच्चे से आके पूछ लेना कि भैया हमारी तो क्वेरी सुनता ही नहीं है। लोगों ने सिस्टम बना रखा है भाई कि भैया क्वेरी पूछने से पहले अपना मेल भेजो। ठीक है, जिस मेल से जो आपने परचेज किया था उसका मेल एविडेंस, ठीक है, 4 चीज़ें और भेजो, अपनी आईडी भेजो, तब जाके क्वेरी पूछो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सीधे मुझसे क्वेरी पूछेंगे। ठीक है, और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सर क्वेरी का सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 60 से 90 पहुँचने में। ठीक है, चलिए जी, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आएंगे सर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न पे। सर विल यू अपलोड फुल बैच ऑन यूट्यूब? हाँ बेटा, अगले 10 लेक्चर हमारे यूट्यूब पे ही होने वाले। सर आई हैव ऑर्डर्ड योर जैन रिकॉर्डेड बुक्स। बेटा प्रतीक हम अलग से कनेक्ट कर लेंगे। स्टॉक मार्केट गुरु, सर मैंने आपसे कॉस्ट पढ़ी थी, मज़ा आ गया था, थैंक यू बेटा। इसका नाम भी अमन है, क्या बात है। गौरव पौड़े हेड्स ऑफ, सर थैंक यू बेटा। नमन ग्रेट। सर आप लास्ट तक स्टूडेंट के साथ रहते हैं, टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहते हो, थैंक यू सो मच। तो बेटा ये तो हमारी स्पेशलिटी है। ठीक है बेटा, फुल डेडिकेशन 100% सपोर्ट आपके लगेगा, बस मेहनत आपको करनी है मेरे साथ। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर अवेलेबल नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है फटाफट पूछे, मैं भी एक ड्रिंक्स ब्रेक ले लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सर, अब बेटा हम बात कर लेते हैं बुक पे। कई बच्चों का एक बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर आपने बुक करा दी, क्या हमें सर अलग से आरटीपी कंपाइलर भी करना चाहिए, एमटीपी कंपाइलर, प्रीवियस ईयर कंपाइलर, बहुत सारे कंपाइलर सर मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा मेरा सीधा सीधा जवाब है नो। अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं तो आपके जितने भी आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी सारी चीज़ें बुक में कवर्ड है। ठीक है, तो अलग से कोई बुक नहीं करनी, कोई चीज़ रेफर नहीं करनी। हाँ, आज हमने बैच स्टार्ट करा है, अगर आज के बाद इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसा क्वेश्चन देता है जो हमारी बुक में कवर नहीं है तो वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो आपको सर इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली थिंग यू हैव टू रेफर इज माई बुक्स। ठीक है, कई बार कहते हैं सर टीचर कि भैया स्टडी मटेरियल अपने अलग से देख लेना ना, ऐसा नहीं बेटा, स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन आपको बुक में मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला तो ऐसा हो नहीं सकता।
ठीक है, मैंने ही बुक बनाई है सर, सारे क्वेश्चन रखे हैं स्टडी के, तो ऐसा कुछ भी इसमें मिस आउट नहीं होगा, कुछ आपको रेफर नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक डाउट और मैं क्लियर करता हूँ आप बच्चों का। कई बच्चों को मेरे पास आता है, जब एक बार वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, सीए जर्नी अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार अब हमारा क्या होगा, हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, सीए बन के क्या होगा, रिश्तेदारों के ताने, सबसे ज़्यादा रिश्तेदार परेशान करते हैं कि भाई तुझसे ना हो पाएगा सीए, तू नहीं कर पाएगा सीए, अरे भाई बहुत मुश्किल है, सीए कमा क्या रहा है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक चीज़ सिंपल भाषा में बता देता हूँ, आपको आज सुन लो, ठीक है, उसे गांठ मार लो कि भैया आज इंडिया की जो इकोनॉमी है अगले 20 से 25 साल में 4 से 5 गुनी होने वाली है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आज की डेट में बेटा कितने सीए हैं, 4 लाख हैं। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कह रखा है हमें 20-30 लाख सीए और चाहिए। ठीक है, जो बेटा अभी हमने ऊपर अमन गुप्ता की बात करी थी, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो सर स्टार्टअप बना रहे हैं। आज की डेट में स्टार्टअप कितने सर, 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है, ये आगे जाके कितने होने वाले हैं, 30-40 लाख, 50 लाख। तो क्या सर इनको सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या इन्हें अकाउंटिंग नहीं करानी, क्या सर इन्हें टैक्स कंसल्टेंसी नहीं लेनी, क्या सर इन्हें ऑडिट नहीं कराने, क्या सर इन्हें बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं लेनी है, सब चीज़ें लेनी है। ठीक है, तो कभी भी अपने मन में 1% ये डाउट मत आने देना कि सर सीए का कोर्स क्या मुझे मेरे सपने अचीव करने में सपोर्ट करेगा कि नहीं। बेटा सपने जो आपने देखे भी नहीं होंगे ना वो भी अचीव करवाएगा। ठीक है, सो नेवर डाउट योर सीए कोर्स। हाँ, कोई रिश्तेदार आपको बहुत परेशान कर रहा है क्या कह के, तो उसे मेरा नंबर दे देना, अमन सर का नंबर ये रहा, फिर वो आपको कभी डाउट नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं उसे अच्छे से क्लियर कर दूंगा कौन कितने कमा रहा है, कौन से सीए में कितना कमाने का स्कोप है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप बिल्कुल कभी भी लोड लेना, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों के मन में डाउट आता है। ठीक है, तो उनसे कह देना जाके अमन सर से बात कर लो एक बार, फिर नहीं पूछोगे कभी, और उल्टा सपोर्ट करेंगे रिश्तेदार आपको कि भैया फटाफट बन सीए जरा। ठीक है, चल, तो ये बात भी हो गई हमारी। अब हम आगे बात करते हैं सर पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न हमारा कैसा आता है। ठीक है, तो बेटा हमें पता है 100 नंबर का पेपर होता है हमारा, कॉस्टिंग का भी 100 नंबर का पेपर होता है कॉस्टिंग का, और 100 नंबर का होता है एफएमएसएम का। ठीक है जी, 100 नंबर का होता है हमारा कॉस्टिंग का, 100 नंबर का होता है एफएमएसएम का, जिसमें आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट रहेगा सर 80+। ठीक है, ऊपर जितने आ जाए बढ़िया बात है, लेकिन पहले दिन से टारगेट रहेगा 80+। तो अपने रजिस्टर पे पहले दिन आपको पहली लाइन लिखनी है। सर रजिस्टर का काम हम कल से स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा आपको कौन कौन से रजिस्टर कितने चाहिए, क्या चाहिए, सब बता दूंगा। ठीक है, लेकिन रजिस्टर पे पहले दिन पहली लाइन लिखेंगे कि आई, जो भी आपका नाम है, कमिट टू अमन सर दैट आई विल स्कोर 80+ इन कॉस्टिंग एंड आई विल स्कोर 80+ इन एफएमएसएम, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं पैटर्न की। बेटा देखो केस बेस एमसीक्यू आ गया है। ठीक है, केस बेस एमसीक्यू आ गया है। कैसे आते हैं सर, केस बेस मतलब सर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं है थ्योरी पे आएंगे, आपके न्यूमेरिकल बेस आएंगे। 10-10 मार्क्स के 2 एमसीक्यू आएंगे, मतलब सर केस स्टडी होगी उसके अंदर 5 एमसीक्यू होंगे, तो 10-10 मार्क्स की बेटा 2 केस स्टडी होंगी कॉस्टिंग के अंदर, और 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअल, केस स्टडी नहीं होगी, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे आपको लिख के आना है, ऊपर तो खाली गोला भर के आ जाते हो, ठीक है, सर कुछ लिख के भी तो आना पड़ेगा। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या आता है आपका, 14 मार्क्स का 1 कंपलसरी क्वेश्चन और 14 मार्क्स के 4 सर ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब बेटा आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, 5 में से 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे। इसके अंदर बेटा एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। तो अगर मैं ओवरऑल कॉस्टिंग में बात करूं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स की थ्योरी आती है, जिसमें भी 14 मार्क्स के अंदर भी बेटा 10 मार्क्स की तो ऐसे आएगी जो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी। अगेन जो हमने न्यूमेरिकल में कंसेप्ट पढ़े वही होगी, 4 मार्क्स की होगी प्योर थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी के लिए भी हमने अलग से बुक रखी है, अलग से लेक्चर रखे हैं, वो भी कवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कॉस्टिंग का। अब बात करते हैं एफएमएसएम का। बेटा 100 मार्क्स का टोटल में आता है, एफएम का 50 मार्क्स, एसएम का 50 मार्क्स आता है। ठीक है जी, एसएम सर पूरा हमारा थ्योरी है और एफएम सर हमारा पूरा न्यूमेरिकल है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको और दूर कर दूं, कई बच्चे कहते हैं सर कॉस्टिंग और एफएम हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है, और एसएम हमारा थ्योरी है। ठीक है बेटा, इंस्टीट्यूट ने जो भी सब्जेक्ट बनाया आपका प्रैक्टिकल बनाया है। ठीक है, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, हमेशा हर सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिकल बोलेंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड है।
ठीक है। लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि यार सिर्फ हमें रट्टा मारना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बन गई कि मुझे रट्टा मारना है, ठीक है, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, आप वो नॉलेज आगे कैरी करके नहीं ले जा पाओगे, आगे अपनी आर्टिकलशिप पे अपनी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा देखना कि हर चीज़ प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल क्यों है वो प्रूव करना मेरा तरीका है, वो समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको वो माइंड सेट रखना है कि भाई कोई हर चीज़ प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि नॉन प्रैक्टिकल हो इंस्टीट्यूट कोर्स में। पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था इसका सीए फाइनल में, ठीक है, और इसमें होता था EIS इंटर में। भाई सब लोग कहते थे भाई ये थ्योरी है, किसी का काम नहीं है, इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं आना, अरे हमें क्या करना आईटी में, हमें क्या समझना एप्लीकेशन कंट्रोल। बेटा मैं बताता हूँ, मैंने ऑडिट करा था एयरसेल का। एयरसेल एक बहुत बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर था, अब नहीं है, था, ठीक है। उसका बेटा 10,000 करोड़ का टर्नओवर था, बहुत बड़ा एक टेलीकॉम प्रोवाइडर था बेटा। उसके यहाँ 60 सॉफ्टवेयर थे, 60 सॉफ्टवेयर, जिसमें से हमने 30 सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑडिट करा था, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑडिट करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है। हमने 30 सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑडिट करा था, और आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों ने इतने सिस्टम ऑडिट करे थे कि फाइनल में जब मैंने सीए फाइनल के पेपर दिए थे तो मुझे इसका नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे ऑडिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आर्टिकलशिप मैंने वीडियो से करी थी, एक बहुत अच्छी फर्म थी, मतलब ऑब्वियसली बिग फोर जितनी नहीं थी, लेकिन हाँ वीडियो भी एक अच्छी फर्म थी। तो बेटा मैंने वहाँ से आर्टिकलशिप करी थी, वहाँ पे इतने सिस्टम ऑडिट करे थे कि हमें इसका और ऑडिट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो कई टीचरों के मन में गलत फहमी थी, कई लोगों के मन में गलत फहमी थी कि भैया ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है। नहीं बेटा, कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब हट गया है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा ये एज्यूम करना है और प्रूव करना मेरा काम है कि भैया जो भी है सब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। चलिए आगे चलते हैं सर, FMSM में देखते हैं। बेटा 10 मार्क्स का एक केस बेस MCQ आएगा और 2-2 मार्क्स के 2 आएंगे, 1 मार्क्स का 1 आएगा, यानी कि 15 मार्क्स के MCQ FM में, 15 मार्क्स के MCQ SM में, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन बेटा 15 मार्क्स का 1 आएगा FM में, 15 मार्क्स का 1 आएगा SM में। उसके अलावा बेटा 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे FM में, 2 क्वेश्चन आएंगे SM में, और अगेन FM में 1 क्वेश्चन थ्योरी का होगा। तो मतलब सर थ्योरी का नेट रोल वही है कॉस्टिंग के अंदर भी और FMSM के अंदर भी, कि भैया 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी आएगी जिस पे हमें मेहनत करनी है, बाकी सारा पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, ठीक है जी। तो हमारे सर ये पैटर्न रहने वाले हैं पेपर के। तो पेपर पैटर्न से हमें क्या पता चला? पेपर पैटर्न से बेटा हमें ये पता चला कि सर हमें फोकस करना है न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो हमारी क्लास ही बेटा उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि हम जो अपना पहला सबसे मेन टाइम है वो न्यूमेरिकल पे इन्वेस्ट करेंगे, साथ में जो जो थ्योरी आती चली जाएगी वो कवर करते चलेंगे, कुछ रह गई तो उसे हम एंड में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा सर फोकस रहेगा न्यूमेरिकल। जो हमारी कल से क्लास स्टार्ट होंगी वो सर सारी न्यूमेरिकल बेस्ड ही होने वाली है। चलिए तो बेटा हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं। और मुझे क्या डिस्कस करना था आपसे? हाँ, तो बेटा जैसे कॉस्टिंग और FMSM है, मोस्टली चीज़ें इसके अंदर से आपने इक्का दुक्का कभी पहले पढ़ी होगी, फाउंडेशन में तो पढ़ी होगी, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आप सब पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके लिए भी अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है। अकाउंट्स में क्या होता है सर, हमने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, अब हम दोबारा पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने पहले कुछ और पढ़ा होता है, अब कुछ और पढ़ा होता है। कॉस्टिंग और FMSM में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप पहली बार पढ़ने वाले हो। हाँ, प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे थे वो बात अलग थी, लेकिन एकेडमिकली आप पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद वाली बात है और मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद वाली बात है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्ट्रॉन्ग बेस करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है मुझसे फटाफट पूछ सकता है, फिर हम चलेंगे सर नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट की तरफ। चलिए फटाफट बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो। चलिए जी, तो बेटा आर्टिकलशिप की बात कर रहा था मैं, तो मुझे याद है जब मैं वीडियो में आर्टिकलशिप करता था, अच्छी फर्म थी अपने आप में, बिग 5 बिग 6 में थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कसक थी यार कि यार बिग 4 में जाना है। तो मुझे याद है जब मैं साइबर सिटी से क्रॉस करता था, ठीक है, साइबर सिटी से क्रॉस करता था क्लाइंट पे जाने के लिए, तो राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग आती थी, ऊपर लिखा होता था KPMG PwC डेलोइट, ठीक है। तो मेरा बड़ा मन करता था वहाँ जाने का, और क्यों ना जाए भाई,
हम सीए कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हम बेस्ट से बेस्ट काम करें, बेस्ट से बेस्ट कंपनी में काम करें। ठीक है, जब मैं वहाँ पे गया, ठीक है, मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी, जब मैं आर्टिकलशिप का जब मैं क्वालिफाई हुआ, जब मैं बिग 4 में गया, तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे कि भाई टैलेंट की कदर है, ठीक है, और मेहनत की भी कदर है। ठीक है भाई, जब मैं था वहाँ पे 500 लोग थे हमारे, 500 एम्प्लॉयज़ थे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ओवरऑल केपीएमजी में तो यार 15-20 हज़ार है, हमारे डिपार्टमेंट में 500 एम्प्लॉय थे, और 500 के 500 एम्प्लॉय में आपको स्टैंड आउट करना होता था। ठीक है, मेरी आर्टिकलशिप इतनी अच्छी थी कि मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करता था। मेरी आर्टिकलशिप क्यों अच्छी थी? क्योंकि बेटा मेरे इंटर में मार्क्स अच्छे थे। ठीक है, आप चेंज समझ रहे हो? आपको सर कहाँ जाना है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है सीए क्वालिफाई करने का, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उसका पीछे आपको सपोर्ट क्या करेगा? आपकी आर्टिकलशिप, आपकी मेहनत। उसके पीछे क्या सपोर्ट करेगा? आपके एकेडमिक्स। ठीक है, तो सर हमें जो आज की डेट में बच्चों का क्या होता है, पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ जाता है, कहते हैं यार आर्टिकलशिप कैसे लेनी है, ठीक है यार मैं जॉब कहाँ करूँगा। नहीं, अभी ये कोई सोचने का टाइम नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे, क्योंकि नंबर्स आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आपका ही मन करता होगा बिग 4 से आर्टिकलशिप करने का, मेरा भी करता था यार, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, मैं पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू देने गया था, सिर्फ एक्सेल की वजह से मेरा वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो पाया था क्लियर, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की वजह से। टेक्निकली बाकी सब मैंने क्लियर कर दिया था, एक्सेल मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक एक्सेल कोर्स बनाया। जिस दिन मैंने टीचिंग में आने का डिसाइड करा, मैंने सबसे पहले एक एक्सेल कोर्स बनाया और अपने सारे स्टूडेंट्स को, चाहे फास्ट ट्रैक के हो चाहे रेगुलर के, इवन कपिल सर के भी सारे स्टूडेंट्स को मैंने वो एक्सेल कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा, कोई चार्जेस नहीं, 0 चार्जेस। ठीक है, क्यों? उसका रीज़न ये था कि यार मेरा जिस वजह से पीडब्ल्यूसी में नहीं हो पाया, मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे का उस वजह से ना हो। ठीक है, तो बेटा एक्सेल कोर्स भी हमारे कोर्स के साथ आपको मिलेगा, जो मैंने डिज़ाइन करा है, मैंने बनाया है पूरा, और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि यार एक सीए का स्टूडेंट अपनी आर्टिकलशिप में, अपनी इंटरव्यू में और सीए बनने के बाद जो जो चीज़ें यूज़ करें वो उसके अंदर कवर कर ले। देखो बेटा वो भी सागर है एक्सेल, ऐसे तो है नहीं छोटा मोटा चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या करना है जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, तो वो भी एक्सेल कोर्स आपको मेरे कोर्स के साथ मिलेगा। ठीक है, जिसको आप देख के अपनी आर्टिकलशिप में फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी, सारी बातें हमारी डिस्कस हो गई हैं विद रिलेटेड टू द बैच। ठीक है, बैच से रिलेटेड जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर कर दी है। अब बच्चे कहेंगे सर मेरे पास बुक्स कब तक आएंगी? तो बेटा बुक्स आपकी प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा, तो बिफोर द टाइम वी फिनिश फर्स्ट चैप्टर आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। तो सर फर्स्ट चैप्टर कहाँ से करेंगे? बेटा जब फर्स्ट चैप्टर मैं कल स्टार्ट करूँगा ना, तो आपको PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी वीडियो में, और अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। नंबर है सर 92895। ऐसा कुछ नहीं है भाई, छुपा हुआ नंबर है कि खाली उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो मेरे से क्लास ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के पास ये नंबर है। ठीक है जी, तो आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट करके जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। चलिए सर, सीए के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं सर जी? मोहम्मद नुमान बताएंगे आपको कमाने का तरीका। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो एफएम के अंदर बताएंगे कैसे आपको ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। चलिए तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन, हमारा सर खत्म हो चुका है। स्टार्ट करते हैं सर अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का पहला पार्ट। चलिए लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, लेट्स स्टार्ट। चलिए जी दूसरा सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, हम नया नया सॉफ्टवेयर लिया, यूज करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। चलिए तो बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तुझे भी अभी आना है। चलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेटा नाम में हमारे 3 वर्ड हैं, कॉस्ट, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। धीरे धीरे करके हम सबको समझेंगे, अपने कोर्स में देखते हैं कैसे कैसे किस वर्ड का क्या यूज है। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट। कॉस्ट किस चिड़िया का नाम है? कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट क्या होती है, मुझे फटाफट बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कॉस्ट क्या है। देखो बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मैं पहले आपसे पूछूंगा, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो दिखा दूंगा, यार बुक में भी वही लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, कुछ रटने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, जो आपको पता है वही मैं बताऊंगा, बुक के अंदर लिखा है, बस मुझे आपकी वो छुपी हुई शक्तियां निकालनी है बाहर। जैसे था ना हनुमान जी की छुपी शक्तियां निकालते थे बाहर, ठीक है, वैसे आपकी छुपी हुई शक्तियां निकालनी है। तो फटाफट बताएं आपके हिसाब से सर कॉस्ट का मतलब क्या है? बताएं जी बताएं।
लीगल स्टूडियोज। सर एफएम कल स्टार्ट करेंगे? हाँ बेटा एफएम कल स्टार्ट करेंगे। बताए बेटा फटाफट बताए, कॉस्ट का आपके हिसाब से क्या मतलब? सर एक बच्चा कह रहा है सर कॉस्ट मतलब किसी चीज को सामान बनाने की जो वैल्यू आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लिख देता हूं भाई मैं आपके जो जो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी चीज को बनाने की कॉस्ट, या फिर मैं सीधे सीधे से आसान शब्दों में लिख दूं, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन बात तो घूम फिर के आ गई सर, यहाँ पे भी तो कॉस्ट ही आ रहा है वर्ड हमारा। तो कॉस्ट का मतलब है क्या बेटा? कॉस्ट का मतलब है किसी भी चीज को खरीदने में, बनाने में जो भी आपके पास से रिसोर्सेज जा रहे हैं, कैश नहीं बोला मैंने, बैंक बैलेंस नहीं बोला मैंने, ध्यान दो, जो भी आपके पास से सामान जा रहा है वो आपके लिए कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने खरीदी 2 आइसक्रीम, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने खरीदी 2 आइसक्रीम, आपने 20 रुपीज़ दे दिए आइसक्रीम वाले को, तो आपके लिए इन 2 आइसक्रीम की कॉस्ट क्या हो गई? सर ये 20 रुपये हो गई, नहीं हो गई? हाँ सर बिल्कुल। आपकी बेटा मम्मा गई ज्वेलरी शॉप पे, उन्होंने 2 नेकलेस खरीदे, उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा बन गया सीए, चलो जी चलो 2 नेकलेस खरीद के लाते हैं बढ़िया से। ठीक है, इसके बदले आपने कुछ पुराना गोल्ड रखा था आपके पास, कुछ पुराना गोल्ड रखा था आपके पास, ठीक है, वो आपने दे दिया। ठीक है, जिसके बदले आपके पास कुछ पुराना गोल्ड रखा था वो आपने दे दिया। अब बेटा मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास से कोई कैश एंड बैंक तो नहीं गया? नहीं गया सर, लेकिन हमारे पास से सर ये सामान चला गया। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू रही होगी वो हमारी कॉस्ट हो गई। यानी कि रिसोर्सेज के अंदर सर कैश भी आएगा और साथ में कोई भी संसाधन अगर आपने भेजा हो तो। चलिए अब इसका एक थोड़ा हाई लेवल एग्जांपल लेते हैं, इसका थोड़ा सा हाई लेवल एग्जांपल लेते हैं। बेटा आपने फैक्ट्री बनाई, मान लीजिए आपने फैक्ट्री बनाई, जिस लैंड पे बनाई आपने, जिस लैंड पे बनाई वो लैंड आपकी खुद की थी, ओन्ड लैंड। ठीक है, ये आपकी लैंड खुद की थी। तो बेटा इस लैंड पे अगर आप अपनी फैक्ट्री नहीं बनाते तो हो सकता है किराए पे दे देते। बिल्कुल सर किराए पे देते, मैं खाली थोड़ी ना छोड़ता, इस लैंड को किराए पे देता। तो बेटा आपने जो रिसोर्सेज गिव अप करे हैं ये फैक्ट्री बनाने के लिए, वो कौन से रिसोर्सेज गिव अप करे हैं? सर रेंट ऑन लैंड, रेंट ऑन दिस लैंड। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट सर वो भी बन जाएगी जो आपने रिसोर्सेज गिव अप करे हैं। समझ गए? तो कॉस्ट का मतलब क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है सर, वो पैसा भी जो मेरे पास आ नहीं रहा है किसी वजह से। ठीक है, तो सर वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, तो कॉस्ट की सिंपल सी लाइन, एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, द रिसोर्सेज गिवन अप अगेंस्ट टू एक्वायर सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, तो कॉस्ट की हमारी डेफिनेशन। अभी क्या सर डेफिनेशन लिखनी है? नहीं, जब लिखनी होगी मैं बता दूंगा, क्या लिखना है मैं बता दूंगा। अभी अपने को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे। ठीक है जी, चलिए। बच्चा कह रहा है सर नवरत्न तेल से चंपी करवानी होगी, गर्मी बढ़ गई है। कोई नहीं बेटा करा लो अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं सर। हम बात करते हैं कॉस्ट इंग। आपने सुना होगा सर कई बार शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की अकाउंट की जगह बोल देते हैं हम कॉस्टिंग। तो सर कॉस्टिंग का क्या मतलब है? कॉस्टिंग का बेटा सिंपल सा मतलब है टेक्निक टू डिटरमाइन कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का सर जो तरीका है उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। अरे सर ये तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है बेटा, पूरा सब्जेक्ट ही यही है, पूरा सब्जेक्ट ही हमारा ये है कॉस्टिंग। पूरे सब्जेक्ट में हम करेंगे क्या? हम सर अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी सब लगती है कॉस्ट, अभी हम आगे समझेंगे क्या क्या कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगती है उसको निकालने की टेक्निक हमारी कॉस्टिंग बुलाई जाती है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी सर हमने 2 टर्म समझ ली हैं। चलिए अब बेटा हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं कि हमारी किस किस टाइप की कॉस्ट होती है एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, तो मुझे फटाफट बताएंगे सारे बच्चे, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो आप मुझे देख के आंसर बता दोगे। ठीक है, मुझे फटाफट सारे बच्चे देख सोच के बताएंगे
कि भाई हम अगर एक मोटरसाइकिल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल बेटा मैं बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल कंपनी का ऑडिट करा है, हीरो का, ठीक है। तो अगर आप मोटरसाइकिल बनाने जा रहे हैं, आपकी कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी, मुझे फटाफट बताएंगे कमेंट करके कि सर मोटरसाइकिल बनाने में मेरी ये कॉस्ट लगेगी, ठीक है। फिर देखेंगे कि भैया हम क्या लिख के लेके आए हैं। चलिए फटाफट बताएं सभी बच्चे, सर मोटरसाइकिल बनाने में आपकी क्या क्या कॉस्ट लगती है, ठीक है। आप सोचिए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, पूरा कॉस्टिंग एफएमएसएम बेटा आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोच के ही करना है, तभी आपको मजे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ जाएगा जब आप बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे, ठीक है। तो आप सोचो एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपको मोटरसाइकिल बनानी है, आपको क्या क्या खर्चा लगेगा, उसमें क्या क्या खर्चा लगने वाला है सर? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बेटा ये जवाब रटे वाले मत दो, सामान क्या क्या लगाओगे मिस्टर टॉर्सेली? सर व्हील लगाएंगे, ओके, बिना पहिए के तो नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या लगाएंगे सर? सर मैं खरीद के लिया है मार्केट से, व्हील भी खरीद के लिया है, इंजन भी खरीद के लिया है, बॉडी भी खरीद के लिया है, सॉकर भी खरीद के लिया है, हेडलाइट भी खरीद के लिया है, दुनिया भर की चीज़ें खरीद के लिया है। क्या सर वो अपने आप आपस में जुड़ जाएंगी, मैजिक फॉर्मूला कोई रन होगा आपस में जुड़ जाएंगी? नहीं सर, मुझे लेबर भी चाहिए उसे जोड़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या खरीद के लाया सर? सामान। दूसरा मैंने सर लेबर हायर करी सर, जो उस सामान को जोड़ेगी, असेंबल करेगी, ठीक है। तीसरा खर्चा सर, सबसे छुपा हुआ खर्चा, क्या सर किसी खेत में बैठ के हम ये काम करेंगे? ओपन में रख लिया हमने सारे पार्ट, चलो जोड़ो मोटरसाइकिल। नहीं सर, हमें एक फैक्ट्री चाहिए, ठीक है, तो उस फैक्ट्री का रेंट भी तो जाएगा, वो भी सर एक खर्चा होगा, ठीक है। और क्या खर्चा हो सकता है? सर एक बच्चा बोला सर मशीन भी तो चाहिए होंगी। हाँ बेटा, मशीन भी चाहिए होंगी, उसका डेप्रिसिएशन होगा, वो भी खर्चा होगा। हाँ सर बिल्कुल खर्चा होगा, ठीक है। सर बिजली का बिल कहाँ गया? बिजली का बिल भी खर्चा होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे बहुत सारे खर्चे होंगे। तो अब हम क्या करें सर, हर खर्चे को कैसे स्टडी करें? जब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है तो हमें हर एक पार्ट का कॉस्ट निकालनी है, तो सर हमें हर एक की कीमत पता होनी चाहिए, हमने कितने रिसोर्सेज गिव अप करे हैं। तो कॉस्ट के अंदर नेचर के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में बांटा है अपनी कॉस्ट को, ठीक है जी। कौन कौन से पार्ट में? सर सबसे पहला पार्ट है मटेरियल। एक मोटरसाइकिल बनाने में जो भी हम मटेरियल खरीद के लाएंगे उसे हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट, ठीक है जी। मान लीजिए आप सीट खरीद के लाए, ठीक है, फ्रेम खरीद के लाए, टायर खरीद के लाए, रिम, सस्पेंशन, बैटरी, बाइक, गद्दी, सो जो भी कुछ खरीद के लाए, ठीक है, ये सारी आपकी बनेगी बेटा मटेरियल, ठीक है जी। ये हो जाएगी आपकी मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद सर आपने लेबर हायर करी होगी जो इन सब पार्ट्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है जी। हाँ सर लेबर करी होगी, ये हमारी बन जाएगी लेबर कॉस्ट, या फिर सर इसे थोड़ा मॉडर्न टर्म में बोल सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है जी। तो एक बाइक बनाने में सर हमारा लगा था मटेरियल, तो हमने उसे बोल दिया मटेरियल कॉस्ट, बड़ा सिंपल है सर, जो लगा वही कॉस्ट बोल दिया। सेकंड हमारी थी सर लेबर, तो हमने सर उसे लेबर कॉस्ट बोल दिया। तीसरा सर हमारे बाकी सारे खर्चे, ओ भाई ये बॉडी बिल्डर भाई साहब कहाँ से आ गए, फैक्ट्री का रेंट, मशीन का डेप्रिसिएशन, वेयर हाउस का डेप्रिसिएशन, सब प्लांट की सिक्योरिटी, बेटा प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं सामान वामान की देखभाल करने के लिए, वर्कर्स को काबू में रखने के लिए कि भैया कोई लफड़ा वफड़ा ना कर दे। तो बेटा ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जिन्हें हम मिला के बोल देते हैं ओवरहेड्स, तो बेटा नेचर के बेसिस पे कि हमारा खर्चा किस टाइप का है, वो 3 बेसिस पे हमें डिवाइड करा गया है। कौन कौन से फिर से देखेंगे सर? हमारा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मुझसे फटाफट पूछें, बेटा मैं हर चीज को समझाने के बाद आपको क्वेरी पूछने का जरूर मौका दूंगा, जिससे अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हम हैंड टू हैंड क्लियर करते चले। और इसे पहले लेक्चर में नहीं, दूसरे लेक्चर में नहीं, तीसरे लेक्चर में नहीं, लास्ट लेक्चर तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है जी। लाइव का सबसे बड़ा फायदा ये है। चलिए, तो किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछे, फिर हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हम, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंट्रोडक्शन लेंगे खाली, ठीक है ना। कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम सर कुछ बेसिक समझ रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट मुझसे फटाफट पूछ सकते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए जी, नो डाउट सर, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बेटा लाइव क्लास का एक रूल बना लेना, जब भी मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है, अगर डाउट है तो पूछ लो,
हैंड टू हैंड क्लियर कर लो, नहीं डाउट है, सब कुछ क्लियर है तो क्या लिखना है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर लिखना है आपको अगर आप सब कुछ क्लियर है तो। चलिए, और सर ना हो क्लियर ऐसा होगा ही नहीं हमारी क्लास में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर, अगला कंसेप्ट समझते हैं। बेटा मुझे फटाफट बताओ, अगर आपको एक बाइक बनानी है, अगर आपको एक बाइक बनानी है तो उसमें कितने टायर लगेंगे? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, कौन बच्चा मुझे इसका जवाब देने वाला है? सर अगर मुझे एक बाइक बनानी है तो उसमें कितने टायर लगेंगे, फटाफट बताएं। मिस्टर टॉर्सेली, नुमान, लीगल स्टडीज बाइक। यूट्यूब पर तुम बच्चों का ना खतरनाक नाम होते हैं, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, एक ने डाल रखा था डॉट 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 को मारने की साजिश। ठीक है, किसी एक उसका कह सकते हैं पॉलिटिशियन का नाम लिख रखा था और उसको नीचे लिखा गया था उसको मारने की साजिश। ठीक है भाई, तो ऐसे सब नाम, खतरनाक नाम मत रखा करो, बड़ा डर लगता है। चलिए, तो बेटा एक बाइक के अंदर कितने टायर लगेंगे? सर सिंपल सी बात है, 2 टायर लगेंगे। चलो जी, 2 टायर मान ली मैंने आपकी बात, 2 टायर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 2 बाइक लगाने में कितने टायर लगेंगे, आप कहोगे सर कमाल की बात करते हो, 2 इंटू 2 4 टायर लगेंगे। चलो जी, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ 1000 बाइक बनाने में कितने टायर लगेंगे? आप कहोगे सर हमसे इतनी बेसिक मैथ क्यों पूछ रहे हो, 2 इंटू 1000 2000 टायर लगेंगे। चलो जी, चलो एक बार लास्ट बार और पूछता हूँ, 10,000 बाइक बनाओगे तो आपके कितने टायर लगेंगे? सर 2 इंटू 10,000 20,000 टायर। तो सर चाहे एक बाइक बना रहा हूँ, चाहे 10 बाइक बना रहा हूँ, चाहे 10,000 बाइक बना रहा हूँ, मेरे हमेशा से 2 टायर ही लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, जो ये मेरे टायर हैं ये हमेशा सेम रहेंगे पर यूनिट। ठीक है, एक बाइक बनाऊंगा 2 ही लगेंगे, ऐसा तो नहीं है ना 1.5 पहिया लगा दूं या 1 पहिया लगा दूं, वो बेचारा व्हील या स्टॉपी में ही चलाता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है सर। हर गाड़ी, हर बाइक में, चाहे आप एक बना रहे हो चाहे 1 लाख बाइक बना रहे हो, हमेशा 2 टायर लगेंगे। तो ऐसे खर्चे सर जो डायरेक्टली डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से लेंगे, जैसे कि टायर, सर इनको हम कहते हैं क्या? कौन बच्चा बताएगा सर? हम पता थोड़ी ना सर, हम आपसे पूछने आए हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये कौन सी कॉस्ट हो गई सर? जो हमारी प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी ही होगी। हमारी सर नंबर ऑफ बाइक्स बढ़ेंगी तो हमारे नंबर ऑफ टायर्स भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट होती है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई आउटपुट या फिर टू माई प्रोडक्शन। ठीक है जी, लिखना भी कुछ नहीं है, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा, अभी हमारा यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट खर्चा आता है सर हमारा रेंट। नेक्स्ट खर्चा आता है हमारा रेंट। सर ओनर ने हमें फैक्ट्री रेंट पे दी 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए पर मंथ सर ओनर ने हमें फैक्ट्री रेंट पे दी। सर मैंने 10 बाइक बनाई, मैंने 10 बाइक बनाई तो रेंट कितना रहा? सर 1 लाख ही रहा। मैंने सर 1000 बाइक बनाई तो रेंट कितना रहा? सर 1 लाख ही रहा। मैंने सर 10,000 बाइक बनाई तो मेरा रेंट कितना रहा? सर 1 लाख ही रहा। क्या मेरे रेंट में कोई फ़र्क आया? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं आया। तो बेटा ऐसे खर्चे जो आपके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, सर अगर आपके पास फैक्ट्री प्लेस नहीं होगी तो आप खर्चा कैसे, आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो प्रोडक्शन के लिए तो खर्चा ज़रूरी है, लेकिन सर ये चेंज नहीं होता आउटपुट से। ठीक है, मैं 1 बाइक बनाऊँ, 10 बाइक बनाऊँ, 1 लाख बाइक बनाऊँ, ये तो 1 लाख रुपये पर मंथ ही रहता है। तो बेटा ऐसे खर्चों को कहते हैं हम फिक्स्ड। क्या कहते हैं सर हम ऐसे खर्चों को? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये बेटा बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, आगे जाके आपको पूरे कॉस्टिंग में काम आने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इतना ज़्यादा टेक्निकल है नहीं इसमें, बहुत ईजी चीज़ है, जैसे हम एग्जांपल देते हुए चल रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर रेंट सेल बेसिस पे भी तो हो सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, उसको हम अलग से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये खर्चा क्या है सर, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? बच्चे कहेंगे सर वेरिएबल है, जितनी हम यूनिट्स खपाएंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप अपना बिजली का बिल उठा के देखो। ठीक है, अपना बिजली का बिल उठा के देखो सर, जितनी यूनिट्स होती है उतना ज़्यादा आपका बिल आता है। लेकिन आपने देखा होगा अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना के दिखाता हूँ। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐसे आता है,
ऊपर बहुत सारा ज्ञान लिखा होता है, उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा होता है फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपये, और यूनिट्स का आता है, मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं 8 रुपये के हिसाब से, 800 रुपये टोटल बिल आ जाता है आपका 1000 रुपये। ठीक है, ऐसा बिल आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। कुछ हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं जो एक तरीके से आप मान लो रेंट है मीटर लगाने का, और सर कुछ हमारे कंजम्पशन का होता है कि जितनी कंजम्पशन करी। अब मान लीजिए आप चले गए सर वैकेशन पे, अगले महीने का बिल आया, अगले महीने का कितना बिल आया फिक्स्ड चार्जेस सर 200 रुपये ही आया। यूनिट्स कंज्यूम 0, ठेंगा सर कुछ था ही नहीं, हम पूरे महीने घर पे थे ही नहीं, नानी के घर गए हुए थे, तो 200 रुपये आया। ठीक है, तो बेटा हमारा एक ही खर्चा, एक ही खर्चे के अंदर सर हमारा फिक्स्ड पोर्शन भी होता है और वेरिएबल पोर्शन भी होता है। तो इस खर्चे को कहते हैं बेटा हम सेमी वेरिएबल। ठीक है, इस खर्चे को कहते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? सेमी वेरिएबल। मतलब सर इसमें कुछ फीचर फिक्स्ड का है, आपने देखा बेटा, कुछ हमारा फिक्स्ड आ रहा है इसके अंदर, और कुछ हमारा सर वेरिएबल आ रहा है कंजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल खर्चा। सर इसको अलग कैसे करते हैं, निकालते कैसे, वो सब हम आराम से समझेंगे अपनी आगे की क्लासेस में। अभी मैंने आपको बता दिया 3 हमारी मेन कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट, नेचर के बेसिस पे हमारी 3 कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। ठीक है, और सर वेरिएबिलिटी के बेसिस पे 3 कॉस्ट है हमारी। वेरिएबल कॉस्ट सर जो हमारी प्रोडक्शन के बेसिस पे वेरिएट होती रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट सर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सर सेम रहेगी। और तीसरी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कुछ चेंज होगी कुछ फिक्स रहेगी। 200 रुपये फिक्स रहेंगे चाहे आप कितनी भी यूनिट्स बना लो। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सर बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा पावर कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, तो हमने सर 2 क्लासिफिकेशन सीख लिए कॉस्ट के। बेटा इस पर भी एमसीक्यू बन जाता है, इंस्टीट्यूट ने अपने में बना के दे रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओहो सर ये एक ट्रक आ गया है, इस ट्रक के अंदर क्या भरा हुआ है भाई? इस ट्रक के अंदर भरा हुआ है पेट्रोल। ठीक है जी, ये बेटा मैंने जब बीपीसीएल कर रहा था तो वहाँ से एक्सपीरियंस से निकाला था ये। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ पेट्रोल। बेटा आपके पास आ गए बहुत सारे पैसे, आपकी मान लो लग गई लॉटरी, आपके पास आ गए 10 करोड़ रुपए। ठीक है जी, आपके पास आ गए हैं 10 करोड़ रुपए। ठीक है, आपने कहा क्यों नहीं सर इस 10 करोड़ रुपयों को काम पे लगाया जाए और पेट्रोल पंप बनाया जाए। ठीक है, आपने सर एक पेट्रोल पंप बना लिया, एक ज़मीन ले ली बहुत ही बढ़िया सी, यहाँ पे आपने कुछ खंबे खड़े करे, ऊपर शेड लगाया, एचपी का आपने पेट्रोल पंप खोल दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ठीक है जी, आपने पेट्रोल वाले को ऑर्डर प्लेस करा कि भैया 2 गाड़ियाँ भेज दो जरा पेट्रोल की। 2 गाड़ियाँ भेज दी पेट्रोल की, और एक गाड़ी में था सर 10,000 लीटर। ठीक है जी, एक गाड़ी में था 10,000 लीटर, आपने 100 रुपये के हिसाब से उसे पेमेंट कर दी। ठीक है, एक गाड़ी की पेमेंट हो गई सर जी 10 लाख रुपए। ठीक है, तो आपके पास से कितने पैसे गए सर? 10 लाख रुपए। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की। सिंपल बात है सर। चलिए आगे चलते जरा इसमें। ठीक है जी, आगे चलते सर इसमें। जब आपको बेटा ये गाड़ी रिसीव हुई, जब पेट्रोल की आपके पास टंकी आई, आपने अपने पेट्रोल पंप में से अनलोड कराया। ठीक है, आपने सर जब पेट्रोल नापा तो आपका आया बेटा 9900 लीटर। ठीक है, आपके पास से जब पेट्रोल पहुंचा, आपने ऑर्डर कितने का प्लेस करा? 10,000 लीटर का। आपने पैसे कितने दिए सर? 10,000 लीटर के। आपके पास आया कितना? 9900 लीटर। भैया आप हो गए आग बबूला, कहाँ चला गया 100 लीटर? आपने उसका कॉलर पकड़ लिया ट्रक वाले का। ट्रक वाला बोला भाई मुझे नहीं पता, कंपनी में बात करो। तो आपने कंपनी में कॉल करा, आपने कहा भाई मैंने जब ऑर्डर 10,000 लीटर का दिया था, मेरे पास 9900 लीटर क्यों आया? 100 लीटर कम है भाई, मेरे पैसे वापस करो। तो कंपनी वालों ने कहा भाई देखो आप अभी आए हो नए नए बिजनेस में। ठीक है, आप अभी आए हो नए नए बिजनेस में, पेट्रोल सर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आपने पेट्रोल पंप पे भी नोटिस करा होगा, जब गाड़ी में पेट्रोल भर रहे होते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के आसपास आपको कुछ हिलता हुआ दिखता है, तो वो पेट्रोल उड़ रहा होता है। ठीक है, तो पेट्रोल की प्रॉपर्टी सर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इतनी दूर से, मुंबई से दिल्ली आने में सर 100 लीटर पेट्रोल उड़ गया। ठीक है, 100 लीटर पेट्रोल उड़ गया, तो भले ही आपने 10,000 लीटर के पैसे दिए हों, लेकिन आपको 9900 लीटर ही मिलेगा। तो आप तो कहोगे यार ले भाई ले, पहले दिन ही नुकसान हो गया, पहले दिन ही 100 लीटर का नुकसान हो गया, तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो बेटा ये जो नुकसान है
क्या आपका ये हर बार होगा जितनी बार आप पेट्रोल मंगाओगे, या सिर्फ इस बार हुआ है? नहीं सर, हर बार होगा, हर बार होगा, बार बार होगा, होता ही रहेगा। ठीक है, ये सर हमारा लॉस हर बार होगा, और ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ होगा, बाकी पेट्रोल पंप वालों के साथ भी होगा। ठीक है, बाकी सारे पेट्रोल पंप के वालों के साथ भी होगा। दिल्ली में जितने पेट्रोल पंप वाले हैं, वो जो भी पेट्रोल मंगा रहे हैं सर, उनके साथ भी ये लॉस होगा, सबके साथ लॉस होगा। तो बेटा अगर कोई ऐसा लॉस है जो बार बार होगा, हर बार होगा, और मार्केट में जितने बाकी लोग हैं उनके साथ भी होगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। ठीक है, बस टर्म समझ लो। तो ये लॉस वो लॉस है जो बार बार होगा, हर बार होगा, सबके साथ हो। ठीक है जी। अब सर इसकी कॉन्ट्रेरी क्या टर्म आई हमारी? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ? एग्जाम्पल समझो बेटा, यही गाड़ी निकली थी मुंबई से दिल्ली आ रही थी, इसका रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, और इसमें लीकेज स्टार्ट हो गई। ठीक है, और आपके पास पहुंचा खाली 7500 लीटर पेट्रोल। आपके पास कितना पहुंचा? सिर्फ और सिर्फ सर 7500 लीटर पेट्रोल। तो क्या आपको लगता है आपका पास हर बार 7500 लीटर आएगा? नहीं सर, हर बार 7500 लीटर तो नहीं आएगा। इस बार आ गया क्योंकि सर इस बार एक्सीडेंट हो गया, हर बार एक्सीडेंट हो ही ना होगा। बाकी सबके पास जो पहुंचेगा, क्या सर सबके पास 7500 लीटर पहुंचेगा? नहीं सर, सबके पास 7500 लीटर नहीं पहुंचेगा। हर एक की गाड़ी की जरूरत है ना एक्सीडेंट को। तो बेटा इस केसेस में इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो हर बार नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, सबके साथ नहीं होगा, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस समझिए। नॉर्मल लॉस सर जो हमेशा होता है, मेरे साथ होगा, बार बार सबके साथ होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए एक कंपनी का लेते हैं, एफएमसीजी का एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले का। ठीक है सर, नेस्ले मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, नेस्ले मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको मार्केट में बेचती है। बेटा बनाने से लेके मार्केट में बेचने तक कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स आपके एक्सपायर हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? हाँ सर, बिल्कुल एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है सर? उनकी कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर वो नॉर्मल है, हर बार ऐसा होगा ही होगा। आप 100 पैकेट बनाओ, जरूरी नहीं है 100 के 100 बिक जाए। ठीक है, हर बार हो सकता है 2-3% पैकेट आपके ना बिके। ठीक है, तो वो नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि सर वो बार बार होगा जब भी मैं सेल करूंगा। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में हमने डिफरेंस समझ लिया है। अब ये डिफरेंस समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर बियर करता है। नॉर्मल लॉस जो है बॉर्न बाय कस्टमर। ठीक है जी, जो नॉर्मल लॉस है वो कस्टमर बॉर्न करता है, और जो एबनॉर्मल लॉस है ये बॉर्न करता है भाई प्रोड्यूसर। अब आप कहोगे सर ये गणित क्या है? तो बेटा इस गणित को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, अभी आप बस ये समझ लीजिए नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में फ़र्क क्या होता है। चलिए, तो बेटा हमने कॉस्ट का बड़ा बेसिक 3-4 चीज़ें समझी है। पहले कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, बस 2 टर्म समझी हमने। उसके बाद हमने सर देखा नेचर के बेसिस पे हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने देखा सर मटेरियल कॉस्ट, बाइक को बनाने में हमारी मटेरियल कॉस्ट लगती है, एम्प्लॉय कॉस्ट लगती है, और ओवरहेड्स लगते हैं। ठीक है, तीसरा हमने देखा सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमने देखा। और चौथा हमने देखा बेटा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में फ़र्क। ठीक है, ये सारी बेटा बेसिक चीज़ें समझनी जरूरी थी, जिससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझसे फटाफट पूछ सकता है। फिर हम चलेंगे आगे। सर जरा अपने चैप्टर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कॉस्टिंग में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट फटाफट पूछे भाई। चलिए जी, नो कन्फ्यूजन, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने आपसे कहा था मैं आपको सारे चैप्टर से परिचय कराऊंगा, हम कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमने देखा नेचर के बेसिस पे 3 तरह की कॉस्ट हो सकती है हमारी, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड। तो पहले 3 चैप्टर आपके उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भैया मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालनी होती है, एम्प्लॉय सी या लेबर की कॉस्ट कैसे निकालनी होती है, ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकालनी होती है।
उसके बाद बेटा आपका चैप्टर आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब बेटा ये भी आपका ओवरहेड से लिंक है कि ओवरहेड की कॉस्ट हमें कैसे निकालनी होती है, उसकी दो अलग अलग टेक्निक है ये, ठीक है। फिर आएगी सर हमारी कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में क्या है बेटा, कॉस्ट शीट सिंपल आपका जितनी आपने ऊपर कॉस्ट निकाली है उसको एक जगह लिखने का तरीका बताता है कॉस्ट शीट, ठीक है जी। तो सर कॉस्ट शीट चैप्टर हम करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का आता है। फिर आता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे सर हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री पास करते थे, ऐसे ही हमारा सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है, उसमें भी हम डबल एंट्री पास करेंगे। तो हम देखेंगे कि कॉस्ट के केस में डबल एंट्री क्या पास करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है बेटा, जितनी भी कॉस्टिंग होगी मैक्सिमम जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमेशा गुड्स को लेके होगा कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, गुड्स पे क्या कॉस्ट लगती है। लेकिन सर कॉस्ट तो हमें सर्विसेज की भी निकालनी पड़ती है ना, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आप देखोगे ना आपकी सर्विस देने की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे हम सर्विसेज की कॉस्ट निकालना सीखेंगे। तो एक यही चैप्टर है जो सर्विसेज की बात करता है, बाकी मैक्सिमम चैप्टर 99% गुड्स की बात करते हैं। उसके बाद बेटा आएगा नेक्स्ट हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मतलब सर हम अगर बैचेस में सामान बनाते हैं, आपने देखा होगा बेटा प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है बैच नंबर, ठीक है। तो अगर हम बैचेस में सामान बना रहे हैं तो हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। फिर आएगा बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू सामान बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट है सर, पहले वो कटिंग होती है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस के केस में हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। बजट, बेटा यहाँ पे हम बजट बनाना सीखेंगे कि बजट कैसे बनते हैं कंपनीज के। मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी हमारे दो चैप्टर, जब हम चैप्टर पे आएंगे तो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं इनकी जरा आपको वेटेज बता देता हूँ बेटा। अगर वेटेज का मान के चले तो ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10, 5, 10, कभी कभी आता है ये 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है जी। तो सर ये हमारी वेटेज रहती है सारे चैप्टर्स की, ठीक है। हमें तो सर सारे करने, कुछ छोड़ के जाना नहीं है, लेकिन एक आपके आइडिया के लिए बता दिया है कि आपको सर 13 चैप्टर है तो कौन सा आएगा, ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर बेटा सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन आता है, कोई सा भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सर ये हमारा इंडेक्स रहेगा कॉस्टिंग का जो हमें पढ़ना है, ठीक है। एफएम का सर क्या रहेगा वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम एफएम करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हम इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है। आज हमने सर खाली परिचय करना था, एक दूसरे को जानना था, मैंने आपको जाना, आपने मेरे को जाना, और मैंने आपकी दोस्ती कराई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और बताया कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ना ही खाली स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बट आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है जी। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर से अपना नंबर देता हूँ 9289599908 पे मेरे से कनेक्ट करें। क्या सर हमारे डेली के लेक्चर इतने छोटे होंगे? नहीं बेटा, आज है पहला दिन है, इसलिए हम 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म कर रहे हैं। कल से आपके पूरे 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर चलेंगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आना है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ बच्चों को क्या क्या लेके आना है। बेटा आपको कॉस्टिंग वाले सुन लो भाई, आपको 2 रजिस्टर चाहिए, ठीक है, और एक कैलकुलेटर, बाकी पेन आप लेके आ जाना रंग बिरंगे 2-3 कलर। एफएम वालों बेटा आपको भी 2 रजिस्टर चाहिए, और कैलकुलेटर तो भाई कॉमन ही हो जाएगा, ठीक है, और रंग बिरंगे पेन। तो बेटा हमें हर सब्जेक्ट में 2 रजिस्टर बनाने। 2 रजिस्टर का लॉजिक क्या है सर? एक रजिस्टर जिसमें हम कंसेप्ट लिखेंगे और क्लास में क्वेश्चन करेंगे, दूसरा रजिस्टर सर हमारा जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो 2 रजिस्टर बनाने हैं आपको दोनों सब्जेक्ट के केस में। एसएम में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है सर, जब वो एसएम की क्लास स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है जी। तो कल से सर हमारी कॉस्टिंग एफएम की क्लास स्टार्ट हो रही है ऑफिशियली। कॉस्टिंग की 10-10:30 बजे से, एफएम की बेटा 2 बजे से। मिलते हैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए गुड नाइट।